बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए और ये बात बिल्कुल सच है कि कभी भी किसी ऐसी शक्ति से पंगा नहीं लेना चाहिए जिसका ज्ञान तुम्हें ना हो, और अगर ज्ञान हो भी तो भी कोई ऐसी आफत कभी अपने सर पे मत मोलो जो तुम्हारा यहां विनाश कर दे, जो तुम्हें तबाह कर दे। इंसान सबसे अलग इसलिए ही है पूरी दुनिया में क्योंकि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करता है। आपने अपने आसपास चिड़ियाएं देखी होंगी, वो मात्र उतना ही घोंसला बनाती हैं जिसमें मुश्किल से वो और उसके बच्चे आ सके, लेकिन एक 6 फीट का इंसान इतना बड़ा महल खड़ा कर देगा और उसके बावजूद भी वो महल भी उसे छोटा लगेगा। इंसान की सोच जो है ना, उसने इसे बहुत आगे तक पहुंचाया, लेकिन कभी कभी ये सोच जो है ये हमें ले डूबती है क्योंकि हम नादानी में बिना किसी वजह के कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो यहां पर बहुत घातक होते हैं, और अगर सही समय पे सही इंसान आकर के हमें ना बचाए तो मौत पक्की है। आज की कहानी 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में है, आकाश और ध्रुव। ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे जिनमें से एक ने यहां पर कर्ण पिशाचनी को बुलाया। कर्ण पिशाचनी के साथ साथ उसने मदना या मदाना भी कह सकते हैं, उस यक्षिणी को भी बुलाया, और इन दोनों यक्षिणियों ने मिलकर के किस तरीके से उस इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इसका अंदाजा उस दुनिया में कोई भी नहीं लगा पाया। अगर सही वक्त पे आकाश नहीं होता तो ध्रुव शायद बहुत दर्दनाक मौत मरता, बहुत दर्दनाक मौत। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। कहानी की शुरुआत होती है 2012 से। बेसिकली आकाश एंड ध्रुव ये चाइल्डहुड बेस्टीज थे, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त ऐसा होता है कि चाहे कोई इंसान कितना ही क्लोज क्यों ना हो, उसे एक वक्त पे दूर होना ही पड़ता है। तो आकाश बेसिकली मुंबई शिफ्ट हो गया था एंड ध्रुव जो था वो इधर दिल्ली में ही रहता था। आकाश की शुरुआत में तो बातचीत रहती थी ध्रुव के साथ में, बट वक्त के साथ साथ वो बातचीत भी खत्म हो गई। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके स्कूल के कॉलेज के दोस्त रहे हैं, शुरुआत में जब उनसे बिछड़ते हैं तो बहुत मुलाकातें होती हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ खत्म। अब एक बात बता दूं आपको, ध्रुव एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, बेसिकली अपर मिडिल क्लास फैमिली आप कह लीजिए, एंड आकाश जो था वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो उसके फादर का ट्रांसफर हुआ था, इसलिए वो गया। तो एक बार उसने सोचा कि क्यों ना मैं वापस जा करके ध्रुव से मिलाऊं। बहुत टाइम हो गया था, उसका नंबर भी चेंज हो चुका था, तो बातचीत भी नहीं हो पाती थी। वो वापस मिलने के लिए गया एंड रीजन ये था कि आकाश की यहाँ पे शादी होने वाली थी। तो यहाँ पर उसकी उम्र कुछ 26-27 साल की रही होगी 2011 के अंदर। वो वापस गया ध्रुव से मिलने के लिए। जब वो ध्रुव के घर पे गया तो उसको देख करके उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा, कि बेटा आकाश तुम वापस आ गए। पहले तो पहचान नहीं पाए वो, क्योंकि काफी लुक बदल चुका था एंड काफी स्मार्ट हो गया था वो। बेसिकली थोड़ा वो हल्का फुल्का विराट कोहली टाइप दिखता था, उसी तरीके का लुक भी था उसका। तो आप समझ सकते हैं वो कितना हैंडसम होगा। वो जब घर में आया तो उसकी नजरें सिर्फ ध्रुव को ही ढूंढ रही थी। उसने पूछा भी, अंकल ध्रुव कहाँ है? तो उन्होंने उस क्वेश्चन को इग्नोर किया, ऐसा लग रहा था वो कुछ छुपा रहे हैं। उसने 2-3 बार ये सवाल पूछा, तो कब तक कोई इंसान इन बातों को टाल सकता है? उन्होंने कहा, बेटा यकीन नहीं मानोगे लेकिन ध्रुव पागल हो चुका है। उसने कहा क्या? मैंने कुछ गलत सुना आई गेस, आपने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा वो पागल हो चुका है, ही इज मेंटली इल। आकाश ने कहा, क्या मतलब? कैसे? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, बेटा उस लड़के के साथ में बहुत गलत हुआ, हम लोग किसी भी तरीके से उसको ठीक नहीं कर सकते। इसी के साथ में इस दुनिया का कोई भी पंडित, कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक उसको ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि आकाश ने पूछा था कि वो पागल कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं बेटा, कहता रहता है कि कान में कुछ मेरे है और कोई औरत है जो चिल्ला रही है और मुझे मारना चाहती है। तो हमें तो बस इतना ही पता है कि ये सब कुछ जो होता है कर्ण पिशाचनी करती है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कर्ण पिशाचनी कान में रहती है,
बेसिकली वो फिजिकल फॉर्म में सबके सामने नहीं दिखाई देती, सिर्फ उस इंसान को दिखाई देती है। एंड शी रिजाइड्स इन द एयर, तो कान में ही वो सबके रहती है। तो उसने कहा बेटा बस हमें तो इतना पता है, हमने तो यहाँ पर सभी लोगों को दिखा दिया, लेकिन जितने भी लोगों पर हम जाते हैं वो हमें कहते हैं मामला बहुत उल्टा है, और अगर हमने इसे ठीक करने की कोशिश करी तो हम भी मारे जाएंगे। अब कर्ण पिशाचनी अगर बिगड़ जाए तो उसे उतारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी अच्छे अघोरी को जानते हैं, किसी अच्छे पंडित को भी जानते हैं, वो जाकर के मामले को ठीक कर देगा। लेकिन यहां बात कुछ और ही थी। ठीक ढंग से तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। उसने कहा ठीक है तो एक बार मिलवाइए तो सही, कहां है ध्रुव, मिलवाइए मुझे। उन्होंने कहा बेटा वो पागल खाने में है, उसे घर में नहीं रखा जा सकता, और यकीन मानो हमने दिल पे पत्थर रख के उसको पागल खाने भेजा है, और वहां पे उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार है। कम से कम जो दवाइयां हैं वो उसको उतना पागल नहीं रखने दे रही। तो बेटा मजबूरी हमारी, तुम यही समझो, लेकिन हम अपने लड़के को वहां से वापस नहीं ला सकते। अब बहुत अजीब बात है, पेरेंट्स को मालूम है कि यहां पर लड़के के ऊपर ऊपरी चक्कर है, लेकिन फिर भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये चीज जो थी ना, इसने आकाश को अंदर से झंझोड़ के रख दिया। क्योंकि अगर पेरेंट्स ये बात कहते कि नहीं ऊपरी चक्कर नहीं है, यहां पे कोई भूत प्रेत नहीं है, तो वो कन्विंस कर सकता था, शायद कोई मामले की जड़ तक पहुंच जाता। लेकिन यहां पर उन्हें पता है कि रीजन क्या है, फिर भी मदद नहीं कर सकते। वो यहां पर यही सोचता है ठीक है मैं जाता हूं और जाकर के उससे मिलता हूं। वो गया, वो जैसे ही पागल खाने के बाहर गया तो उसको एक सेल के बाहर अपना दोस्त दिखाई दिया। वो सेल के अंदर घूम रहा था बेसिकली, और वो पागल खाने के अंदर एंटर नहीं हुआ था। बेसिकली जो रोड थी ना, वहां से उसका सेल दिखता था। उसने देखा ध्रुव की हालत बहुत कमजोर है, वो इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा बीमार है, अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, माफी मांग रहा है, और जमीन पर पता नहीं बिल्कुल लेटे जा रहा है, अपने कपड़े उतार रहा है, बिना किसी बात के कपड़े उतार रहा है, फिर उनको पहन रहा है। देख करके ऐसे ही लग रहा था कि ये लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका है। अब आकाश को इन सब बातों के बारे में नॉलेज थी, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाए कैसे, ये सबसे बड़ी बात थी। पूरा दिन उसका इन्हीं सब बातों में निकल गया, बाहर घूमते फिरते ही दिन निकल गया उसका। उसने डिसाइड कर लिया कि आज जाके मैं ध्रुव से मिल ही लेता हूं। वो ध्रुव से मिलने गया तो ध्रुव पागल जानवरों की तरह, जैसे कोई जानवर अगर रोटी को देखेगा तो कैसे भागेगा, रोड पे आपने जैसे किसी कुत्ते को अगर रोटी फेंकी उसके सामने तो किस तरीके से वो नदीदों की तरह या दीवानों की तरह उस रोटी पर झपटेगा, वो वैसे ही अपने दोस्त को देख करके उसके पास आया। अब वो जेल के अंदर था एक तरीके से, यही समझ लो, तो डायरेक्टली तो गले मिल नहीं सकता था। उसने कहा आकाश ने कि ध्रुव क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ, तू मुझे सच सच बता। उसने कहा भाई वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, भाई मुझे मार देगी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे को बचा ले, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा कौन मार डालेगी? तो ध्रुव ने कहा यक्षिणी, यक्षिणी है, यक्षिणी, वो यक्षिणी मुझे मार देगी, वो चुड़ैल है, यक्षिणी है, कर्ण पिशाचिनी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। यही सब वो बोलता रहा और वापस चिल्लाने लगा। अपने कान पे उसने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, इतनी तेज उसने थप्पड़ मारे कि उसके कान से खून निकलने लगा। इसी के साथ साथ ध्रुव ने आकाश को एक बात और बोली थी कि वो चाहे ना तो मुझे इसी वक्त मार सकती है, लेकिन वो मुझे तड़पा तड़पा के मारेगी। मेरी एक एक सांस जब उखड़ेगी ना तो उसके अंदर सिर्फ दर्द होगा, और वो उस दर्द को देख के बहुत खुश है, मुझे बचा ले। वो समझ चुका था कि इससे तो बात नहीं बनेगी, ना उसके पेरेंट्स को कुछ पता था। वो बाहर आया और बाहर वो यही सब सोच रहा था कि इसको मैं कैसे बचाऊं, किसके पास लेके जाऊं, कैसे इसकी मदद करूं, क्या करूं। वो उसके कॉलेज पर गया, उसको लगा कि शायद कॉलेज से कोई बात सामने आए, किसी दोस्त को मालूम हो कि इसने क्या करा है आखिर। वहां पे वो गया तो कोई भी नहीं था जो उसके कांटेक्ट में इस वक्त पे रहा हो, कोई कॉलेज पास किए हुए भी उसको वक्त हो चुका था। और कॉलेज के दोस्त और कॉलेज के रिलेशनशिप चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक।
तो यही बात थी। उसके दोस्त अब उसके नहीं रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। वहां पर वो बैठा हुआ था कॉलेज के बाहर, एक बेसिकली चाय पकोड़े बनाने वाला आदमी था, वहां पे वो बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि ध्रुव को कैसे बचाऊं कैसे ना बचाऊं। न जाने उस आदमी के कानों में ये बात कैसे पड़ी। उस इंसान का नाम था रहीम चाचा। रहीम चाचा के नाम पे मत जाना, वो उम्र में ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़े होंगे, लेकिन वो महज यहाँ पे 35 साल से ऊपर के नहीं थे, लेकिन सब उन्हें चाचा कहते थे। तो वो यही सब सोच रहा था, इतने में रहीम चाचा आए और उन्होंने कहा, भाई मुझे लगता है तुम काफ़ी परेशान हो, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा, ये सारी बात है। उसने कहा, तो तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, लेकिन दिक्कत यही है कि उसे बचाना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं उसके साथ क्या क्या हुआ है और ये बात मुझे खुद ध्रुव ने बताई है, क्योंकि ध्रुव जो था वो रहीम चाचा से अपनी सारी बातें शेयर करता था। वो उसके एक तरह से आप समझ लीजिए बेस्ट फ्रेंड ही थे। आकाश के बाद में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड रहा तो वो रहीम चाचा ही थे। अब ये आप तकदीर समझ लीजिए या फिर इत्तेफाक कि वो उसी जगह पर आकर बैठा था जहां पर उसे इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। रहीम चाचा ने कहा, बेटा दरअसल बात इतनी सीधी नहीं है, बात थोड़ी सी टेढ़ी है। उसने कहा, बताइए आखिर बात क्या है? रहीम चाचा ने कहा, बेटा इस कहानी के अंदर धन यक्षिणी है, मदना यक्षिणी है और कर्ण पिशाचनी है। ये 3 यक्षिणियां हैं इस कहानी में। उसने कहा, कर्ण पिशाचनी तो मैंने सुना है, ये बाकी 2 बकवास की चीजें क्या है? उसने कहा, भाई बकवास नहीं है ये, अगर बकवास होती तो बात ही क्या थी, बकवास ही तो नहीं है। और तुमने तो सुना ही है कि कॉलेज में आदमी के होश से ज्यादा तो जोश होता है और जोश में ही आदमी होश खो बैठता है, तो वही समझ लो तुम। उसने कहा, आप कहानी बताइए, बात क्या है? रहीम चाचा ने कहा कि बेटा इसका एक दोस्त था जिसका नाम था नितिन, और तुम्हें पता है नितिन के बारे में? तो आकाश ने कहा, नहीं मैं तो काफी टाइम से इससे नहीं मिला, नितिन वगैरह के बारे में मुझे क्या। तो उसने कहा, इसका दोस्त था नितिन और ये हॉस्टल में एक साथ ही रहा करते थे। तो बेसिकली जो यहाँ पर ध्रुव था वो तो अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, वेयर एज जो नितिन था वो गरीब फैमिली से। वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था, बहुत कुछ वो किया करता था, लेकिन वो लड़का पैसे नहीं कमा पाता था। तो घर भी उसका काफी बड़ा था, मतलब फैमिली में काफी मेंबर्स थे उसके। तो बेटा जब उसे समझ में आया कि मैं यहाँ पे सीधे तरीके से पैसे नहीं कमा सकता, तो मुझे कोई दूसरा उपाय निकालना ही होगा। तो इतने में आकाश ने कहा कि अच्छा तो वो जुआ वगैरह खेलने चला गया। कह रहा नहीं, उसने जुआ नहीं खेला, उसने एक ऐसी यक्षिणी को बुलाया जिसने रातों रात उसकी किस्मत बदल दी। अब आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूं, यक्षिणी जो होती है ना ये 36 टाइप की होती है। हिंदुइज्म की बात कर रहा हूं, जैनिज्म में भी होती है, बुद्धिज्म में भी कही जाती है, और भी बहुत से रिलीजन में यक्षिणियों को अलग अलग नाम से कहा गया है। तो मैं बेसिकली हिंदुइज्म की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहां पर 36 अलग अलग यक्षिणियां होती हैं, जिसमें एक यक्षिणी कर्ण पिशाचनी भी होती है। लेकिन कर्ण पिशाचनी जो है ये मोस्ट पावरफुल यक्षिणी नहीं होती, इससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल यक्षिणियां हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली बताऊं तो, कि जो कर्ण पिशाचनी है ये एक ओवररेटेड है। लोगों को बस एक नाम पता है कर्ण पिशाचनी, तो बस उसी के बारे में बात करते हैं और हद से हद लोगों को यक्षिणी मालूम है। लेकिन यक्षिणी का ही एक पार्ट है कर्ण पिशाचनी। यक्षिणी और कर्ण पिशाचनी अलग चीजें नहीं है। तो यहां पे अलग अलग किस्म की यक्षिणियां होती हैं। कर्ण पिशाचनी जो किसी का पास्ट बता सकती है, या फिर इसी के साथ में थोड़ा बहुत आपके साथ में अच्छा कर सकती है और फिजिकल रिलेशन आपके साथ रख सकती है। तो ये तो कर्ण पिशाचनी की पावर्स होती हैं, लेकिन बाकी यक्षिणियां अलग होती हैं। तो यहां पर उस लड़के ने, नितिन ने बुलाई थी धन यक्षिणी। अब धन यक्षिणी जो होती है ये बेसिकली नाम से आप समझ गए धन, तो वेल्थ ये सबसे ज्यादा प्रोमोट करती है। और कोई आदमी अगर गरीब है तो वो धन यक्षिणी की यहाँ पे साधना करता है। ऑल्दो मैं कभी ये सब चीजें रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये बहुत घटिया चीजें होती हैं। उस लड़के ने इस चीज को किया क्योंकि उसके पास में कोई और उपाय था भी नहीं, वैसे ही भूखा मर जाता वो। तो उसने धन यक्षिणी को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करी, और इसके अंदर धन यक्षिणी को बुलाने के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है
कि धन यक्षिणी आपके साथ में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखती, आपके साथ में जिस्मानी रिलेशन नहीं होंगे उसके, लेकिन वो आपको कुछ उपाय बता सकती है जिसके चलते जो आपका फॉर्च्यून है वो चेंज हो सकता है और आप जो कर रहे हैं ना जिंदगी में, इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, ओवरनाइट सक्सेस भी मिल सकती है। इसी के साथ में अगर ओवरनाइट सक्सेस ना मिले तो कुछ 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में आपकी काया पलट सकती है। तो यही उसने किया, उसने धन यक्षिणी की यहाँ पे साधना करी। अब मैं सारी यक्षिणियों को यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर पता नहीं कहां ही चली जाएगी। आप कहोगे तो सारी यक्षिणियों के बारे में अलग से एक वीडियो मैं बना सकता हूं और क्या उनकी साधना होती है ये भी बता दूंगा, बट आप कमेंट डाउन जरूर करना। तो मैं यहाँ पे धन यक्षिणी की साधना नहीं बता रहा, बस आपको ये बता देता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि उनका जब सेमेस्टर यहाँ पे खत्म हुआ तो वो सारे लोग अपने अपने घर पे पहुंच गए। सिर्फ नितिन ही था जो अपने घर नहीं गया। उसने कहा मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहूंगा और मैं यहां से बाहर नहीं जाने वाला। अब वो दोनों बेसिकली एक ही रूम में रहते थे, ऑल्दो अगर ध्रुव चाहता तो अलग रूम ले सकता था, पैसे वैसे थे उसके पास में, बट वो फिर भी इधर नितिन से दोस्ती करने में ही इंटरेस्टेड था, उसी के साथ रहता था। कुछ यहाँ पे 1 महीने की छुट्टियां पड़ी थी वो, और उन 1 महीनों में नितिन वहीं रहा। किसी को नहीं पता उस लड़की ने क्या किया, किसी को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कई लोगों ने ऐसा कहा है कि रात में कुछ मंत्र पढ़ने की आवाजें आती थी और वो मंत्र कुछ घातक नहीं होते थे। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो बैठे रहते थे हॉस्टल के बाहर, उनको बस ऐसा लगता था कि ये लड़का भगवान की पूजा कर रहा है, तो मंत्र वगैरह वो पढ़ता था। 1 महीने के बाद में जब कॉलेज दोबारा खुला तो उस लड़के ने एक अलग रूम ले लिया और वहां पे वो रहने लगा। अब जो वो यहां पर बिजनेस करता था उसको उसने चेंज किया, दूसरा बिजनेस उसने खोला, और यकीन मानो अगले सेमेस्टर तक उसकी किस्मत बदल गई थी। रातों रात नहीं बदली थी, धीरे धीरे करके यहां पर खुद ध्रुव ने देखा कि वो लड़का अमीर होता चला गया। पहले जिस पर 2 जोड़ी कपड़े थे अब वो यहां पे नए कपड़े पहनने लगा, कुछ टाइम के बाद में ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने लगा। कल तक जो साइकिल पे चलता था वो यहाँ पे बाइक पे आया और बाइक से भी फिर एक और बड़ी बाइक पे आया। तो ये धीरे धीरे करके ट्रांसिशन उसकी जिंदगी में आया था, तो किसी को कोई शक नहीं हुआ और नितिन और ध्रुव की दोस्ती वैसी ही बनी रही जैसी थी। ध्रुव को थोड़ा अजीब तो लगा कि यार नितिन ने कुछ तो यहाँ पे किया है, और ध्रुव थोड़ा शकी टाइप का था भी। उसने कई बार पूछा, नितिन क्या किया तूने, तूने कोई लॉटरी वगैरह जीती? तो उसने कहा बस यही समझ ले, लॉटरी ही है, मगर मैं तुझे बता नहीं सकता। उसने कहा बता देना। कह रहा नहीं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने तुझे बताया तो तू वो करने बैठ जाएगा और तू फेल हो जाएगा। अब धन यक्षिणी की जो भी साधना होती है वो बहुत बहुत आपको यहां डेडिकेशन से करनी पड़ती है। कर्ण पिशाचनी की आप करने बैठेंगे उसमें इतनी डेडिकेशन नहीं चाहिए, धन यक्षिणी में बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा। आपका कंट्रोल आपके माइंड पे बहुत होना चाहिए। इसी के साथ में जो परी साधना वगैरह होती है उनमें भी आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। जहां तक मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत इनके बारे में, तो उसने कहा ठीक है मत बता, नहीं बताना तो मत बता। बात आई गई सी हो गई। ध्रुव नितिन के लिए खुश था, उसकी सक्सेस को देख के वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन ध्रुव की काया एकदम से पलट गई, पूरी पलट गई। बेसिकली रहीम चाचा ने यहाँ आकाश को बोला कि बेटा वो एक नैना नाम की लड़की के साथ में रिलेशनशिप में था। नैना ये समझ लो कि इस कॉलेज की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी और नैना की खूबसूरती पर हर एक लड़का फिदा। लेकिन नैना जो थी वो बेसिकली गोल्ड डिगर थी। अब उस लड़की ने क्या किया, वो आ तो गई ध्रुव के साथ में रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ पैसों के चलते, लेकिन उसको प्यार नहीं था। वो पूरे उसके पैसे उड़वाती थी, पूरे ऐशो आराम से जिंदगी जीती थी, सब कुछ उसकी जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। लेकिन कॉलेज के वक्त में ही उसने दूसरे किसी लड़के को यहां पटा लिया, जो दूसरा किसी कॉलेज का था उसको उसने पटा लिया, और वो ध्रुव से ज्यादा अमीर था। तो बाद में ध्रुव को इसके बारे में पता चला कि ये लड़की जो थी ये सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उस लड़की ने उसको बहुत सुनाया भी कि तुझ जैसे लड़के से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, या तेरे साथ मैं कैसे रिलेशनशिप में हूँ, तेरे पे सिर्फ पैसे हैं, चेहरा खूबसूरत नहीं है तेरा, और मैं सिर्फ पैसों पर यहाँ टिकती हूँ। उसने उस लड़के को भी बताया
कि ये लड़की जो है तुझे धोखा देगी, इसने मुझे भी धोखा दिया है। लेकिन प्यार में आदमी अंधा नहीं होता, प्यार में आदमी बेवकूफ होता है। लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ वो अपनी नाकामी छुपाते हैं। प्यार आदमी को बेवकूफ तक बना देता है। तो वो लड़का बेवकूफ था, नैना की खूबसूरती थी भी ऐसी, तो वो उसके प्यार में गिर चुका था। उसको इधर ध्रुव की बात समझ नहीं आई। ध्रुव ने भी कहा जो होगा देखा जाएगा, जाओ तुम लोग। वो लोग अपनी जिंदगी में खुश। ध्रुव थोड़ा सा परेशान था, वेयर एज नितिन ये सब देख रहा था। नितिन को पता था कि ध्रुव के साथ क्या हो रहा है। ध्रुव लगातार डिप्रेशन में जाता चला गया। वो सचमुच नैना से प्यार करता था, उसके लिए वो फीलिंग्स सच्ची थी, वो इसको झूठ नहीं समझ सकता था। नितिन को लगा कि मैं अगर चाहूं तो इस लड़के की मदद कर सकता हूं। वो उसके पास में गया और उसने कहा, ध्रुव तुझे याद है आज से कुछ 2-3 महीने पहले तूने मुझसे पूछा था कि मैंने क्या किया जिसके चलते मेरी किस्मत बदल गई। उसने कहा हाँ मैं जानना तो चाहता हूं, लेकिन तू छोड़, कोई नहीं यार, मेरे ऊपर बहुत आफत है, तू छोड़ इन बातों को। उसने कहा तू चाहे तो नैना से भी सुंदर लड़की को अपने पास रख सकता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। ध्रुव ने कहा देख मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, अरे पागलों जैसी हरकतें मत कर। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी इन मजाक की बातों में आ जाऊंगा? मैं मजाक के मूड में नहीं हूं नितिन, चला जा नहीं तो मुंह पे एक मुक्का मारूंगा। उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरी बात सुनने को तैयार है तो मैं आगे बोलूं। उसने कहा नहीं सुननी तेरी बात, भाग यहां से। कुछ 1-2 दिन और भी थे, इसके बाद में दोबारा से ध्रुव नितिन के पास आ ही गया। उसने कहा सुनने में क्या प्रॉब्लम है, सुन ही लेता हूं, क्या बोलेगा हद से हद, बेवकूफाना बातें होंगी इसकी, सुन लेता हूं। उसने कहा हाँ मिलवा भाई उस लड़की से जिससे तू बात कर रहा था, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं मैं रिलेशनशिप में नहीं आने वाला। मैं वन नाइट स्टैंड में अब विश्वास करता हूं। अब हो गया बहुत सच्चे प्यार का ढोंग, अब बस एक रात मेरे साथ बिताओ और अपना रास्ता नापो। अगर वो लड़की इस चीज के लिए तैयार हो। उसने कहा चुप 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 चुप, बोलता ही रहेगा या सुनेगा भी? मैं क्या बोल रहा हूं सुनेगा? उसने कहा हाँ तू बोल। वो लड़की सच में एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक साफ शब्दों में बोलूं तो आत्मा है। अगर मैं तुझे यक्षिणी बोलूंगा तो तुझे बात समझ में नहीं आएगी। उसने कहा क्या होती है यक्षिणी? उसने कहा हाँ तू बस यही समझ ले, एक तरीके से काले जादू से पैदा की गई लड़की है वो, ये समझ ले। तो उसने बताया थोड़ा बहुत कि यक्षिणी जो है आज से नहीं है, बहुत साल पहले से हैं, ये हमारे आसपास ही होती हैं और ये हमें देख सकती है, हम इन्हें नहीं देख सकते। जब तक हम इन्हें बुलाना ना चाहें तब तक ये आएंगी भी नहीं। उसने कहा ठीक है, तो मैं किस यक्षिणी को बुलाऊं? तो इधर नितिन ने कहा ये तो तेरी जरूरत पे डिपेंड करता है। अगर तुझे पैसा चाहिए तो धन यक्षिणी जैसे मेरे पास, अगर एक सबसे पावरफुल यक्षिणी चाहिए तो उसका भी उसने नाम बताया। इसी के साथ में अगर तुझे बड़ी आंखों वाली यक्षिणी चाहिए तो वो भी है, एक खूबसूरत चेहरे वाली भी है, एक डरावनी भी है, बहुत डरावनी, इतनी डरावनी कि आदमी ने कभी कोई चुड़ैल देखी हो तो वो उसको हुस्न परी लगे उसके सामने। उसने कहा नहीं ये सब नहीं, मुझे एक ऐसी यक्षिणी चाहिए जो मेरा कहना माने, जो मेरी सारी फिजिकल नीड्स को पूरा करे और जो यहां पे बहुत सुंदर हो। उसने कहा ये तीनों काम एक यक्षिणी कर सकती है। उसने कहा कौन? कह रहा कर्ण पिशाचनी। तू चाहे तो कर्ण पिशाचनी को बुला ले, वो तेरी सारी फिजिकल नीड्स भी पूरी करेगी, तुझे खुश भी रखेगी। लेकिन अगर तूने उसे बुलाया और तूने उसका कहना ना माना और उसकी फिजिकल नीड्स अगर तू पूरी करने में इनकैपेबल रहा तो वो तेरा जीना दुश्वार कर देगी। अब कॉलेज में लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनको ये लगता है कि सबसे ज्यादा पावर उन्हीं के पास में है और फिजिकल नीड्स अगर पूरी करने की बात आएंगी तो वो कर देंगे। कोई गलत बात भी नहीं है, इंसान जवानी में ये चीजें सोचता ही है। लेकिन वो यक्षिणी को बहुत हल्के में नाप रहा था, कर्ण पिशाचनी को समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा ठीक है मैं करूंगा, तू बता मुझे करना क्या है। उसने कहा देख 3 तरीके हैं,
साफ शब्दों में बता रहा हूं, एक 3 दिन की साधना है, एक 11 दिन की साधना है, एक 41 दिन की साधना है। ये तीनों साधनाएं हैं। 3 दिन में तेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होंगे। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है कि 3 दिन की साधना के अंदर इंसान को नहाना धोना भी नहीं होता, इसी के साथ में वो कहीं उठ के फ्रेश होने भी नहीं जा सकता। मतलब अपना ही जो समझ सकते हैं आप, जो भी वेस्ट वगैरह है वो उसी को उसको समझ सकते हैं आप, वही सब कुछ है जो है, उसी जगह में रहना है, यही सब कुछ करना है। और ये 3 दिन की साधना है। उसने कहा 11 दिन में क्या है? उसने कहा 11 दिन में ऐसा है कि तू घेरे से उठ के जा सकता है, बाहर तू जा सकता है, लेकिन तुझे 11 दिनों तक नहाना नहीं होगा। इसी के साथ में तुझे यहां पे काले रंग के कपड़े पहनने होंगे और साधना वैसे ही जाएगी जैसी है। 1 लाख मंत्र तुझे पढ़ने हैं 11 दिन के अंदर। 3 दिन में भी 1 लाख मंत्र हैं। अब 3 दिन में 1 लाख मंत्र आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा मंत्र इन अ डे पढ़ने पड़ेंगे। तो उसने कहा 11 दिन में ये रहेगा और 41 दिन की साधना जो है वो सबसे आसान रहती है। उसमें तुम नहा भी सकते हो, बाहर भी जा सकते हो और सिर्फ तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 घंटे अपनी साधना में देने हैं और बस यही है। लेकिन तीनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा। उसको 3 दिन वाली साधना थोड़ी सी मुश्किल लगी। उसने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं 11 दिन की कर लेता हूं और ये साधना जो है ये मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। उसने कहा भी नितिन ने कि तू चाहे तो 41 दिन की कर ले और ये सारी बात है। तो उसने कहा नहीं, मैं 11 दिन की करूंगा। उसने कहा ठीक है। अब नितिन जो था उसने जो धन यक्षिणी को प्राप्त किया था वो किया था गुरु की सुपरविजन में, वो एक गुरु को जानता था। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास में एक गुरु मंत्र है जो मैं तुझे देता हूं। ये गुरु मंत्र जो है ये तुझे प्रोटेक्ट करेगा इन केस अगर तेरे साथ में, इसको ध्यान से सुनना, अगर तेरी साधना यहां पे गलत हो जाएगी तो तू मर नहीं पाएगा। एटलीस्ट तू मरेगा नहीं। वो साधना जो है वो यहां पर अगर फेल हो गई तो उसको यहां पर चेंज कर दिया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। गुरु मंत्र तुझे मरने से बचा लेगा, क्योंकि अगर तूने कर्ण पिशाचनी को बीच साधना में नाखुश किया तो वो तुझे मार भी डालेगी। वो ऐसे तुझे सपने दिखाएगी, ऐसी चीजें तेरे साथ में होंगी, शायद तुझे ऐसा लगे कि कोई तेरे कपड़े पकड़ के फाड़ रहा है, तेरी छाती को कोई नोच रहा है, तेरे मुंह को कोई खींच रहा है, ये तुझे दिखाई दे, लेकिन ये सिर्फ भ्रम होगा। वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी जब तक तेरे पास गुरु मंत्र है। अब सही मायनों में उसने यहां पर शब्दों का सही यूज नहीं किया। उसने कहा कि तू अगर कर्ण पिशाचनी को ना खुश करे साधना के दौरान, इसको वो दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कर गया। अगर वो उसको ये बात बोलता ना नितिन कि तुझे ये साधना छोड़नी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तू ये साधना छोड़ ही नहीं सकता, तो शायद से आज ध्रुव की हालत ठीक होती। कहते हैं ना कि कभी कभी आप जो बोल रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि दूसरा इंसान उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर जाए ये आप समझ नहीं सकते। खैर, उसने साधना बताई, गुरु मंत्र भी दिया और कहा कि यही सब कुछ है, आज तू नहा ले, 3 दिन बाद अमावस्या है और अमावस्या की अगली रात से ये काम तू शुरू कर दे। और याद रहे तेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर तू इस हॉस्टल में नहीं कर सकता तो कहीं और चला जा, मेरी माने तो कोई दूसरा रूम ले ले, वहां तू कर ले। लेकिन याद रहे इस साधना को शुरू करने के बाद में तुझे सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस कर्ण पिशाचनी पे ही लगाना है। और कर्ण पिशाचनी जब तेरे सामने आएगी तो वो तेरे साथ में या फिजिकल रिलेशन बनाने को कहेगी, लेकिन जब तक 11 दिन पूरे ना हो जाएं उसकी खूबसूरती में मत फंसियो, बिल्कुल मत फंसियो। वो खुद आकर के उस घेरे के अंदर बैठेगी और जब साधना पूरी हो जाएगी तब वो तेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाएगी। अगर उससे पहले तूने ऐसा कुछ किया तो दिक्कत हो सकती है। मैं नहीं जानता दिक्कत क्या होगी, लेकिन शायद हो सकती है। तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो पिशाचनी की साधना को बीच में छोड़े। तो इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं
कि इधर ध्यान रखिए, और इसीलिए मैंने तुझे साधना पहले नहीं बताई थी। अब तेरी मजबूरी ज्यादा है तो इसलिए मैंने बताई है। उसने कहा नहीं, मैं कोई दूसरा रूम नहीं लूंगा और मैं 11 दिन तक साधना करूंगा, ऐसे ऐसी बात है ये सब कुछ। वो उसी रूम में बैठ गया। काले रंग के उसने यहाँ पर चार्ट पेपर वगैरह चिपका दिए, रोशनी वगैरह ताकि ना आए, और उसका टाइम था कि रात में 11 से लेके सुबह के 4 बजे तक 5 घंटे वो मंत्र पढ़ लेगा। इसमें जितने मंत्र हो सके हो जाए। 1 लाख टोटल पढ़ने थे। माला थी उसके पास में, उस पर वो गिनता रहता था और साथ ही साथ पेपर पे लिखता रहता था कि फर्स्ट डे ऐसा हुआ, सेकंड डे ऐसा हुआ। तो आज फर्स्ट डे था। आज वो जब साधना कर रहा था तो उसे कुछ फील नहीं हुआ। पहले तो उसे लगा पता नहीं क्या बकवास की बात है, लेकिन साथ में उसे यह भी लगा कि 11 दिन ही तो हैं, चुटकियों में बीत जाते हैं, 11 दिन की औकात ही क्या। वो आज कर रहा था, लेकिन जैसे ही साधना उसकी आज की खत्म हुई तो उसे कमरे में एक कोने पर 2 आंखें दिखाई दी। बड़ी खूबसूरत आंखें, काफी ज्यादा हसीन थी वो आंखें। उसको लगा शायद मेरा भ्रम है, और होता भी है जब आदमी आंखें बंद करके ऐसे बैठा रहे, बहुत देर तक बैठा रहे, और जब वो आंखें खोलता है तो उसे कुछ फ्लैशेस टाइप के दिखाई देते हैं। तो उसे लगा शायद मेरे दिमाग ने ही इसको बना दिया होगा और मैं काफी कुछ सोच रहा हूं कर्ण पिशाचनी के बारे में। लेकिन ये उसका भ्रम नहीं था। दूसरे दिन उसको कुछ फील नहीं हुआ। ये 2 दिन तक तो साधना बिल्कुल ठीक गई। इसके बाद में न जाने उसके मन में क्या बात आई, क्या हुआ। वो गया अपने दोस्त के पास और उसको उसने कहा, यार एक बात बता, सबसे सुंदर यक्षिणी कौन सी होती है? उसने कहा सबसे सुंदर? कह रहा हाँ। कह रहा बहुत सी होती हैं, मैंने तो एक बेताल यक्षिणी के बारे में भी सुना है, लोग कहते हैं वो सबसे ज्यादा सुंदर होती है। उसने कहा अच्छा, तो मैं उसकी साधना कर लूं? उसने कहा कर सकता है, लेकिन पहले एक साधना कंप्लीट कर ले, उसके बाद कर लियो। उसने कहा हाँ तेरी बात ठीक है, थोड़ा और बता ना, खुल के और बता, और क्या क्या होता है यक्षिणी के अंदर। तो उसने कहा बहुत सी यक्षिणियां हैं। उसने बताया कि सबसे ज्यादा जो लस्टफुल यक्षिणी होती है वो होती है मदना या मदाना यक्षिणी। मैं मदाना कह के बोलाऊंगा उसको। तो उसने कहा अच्छा वो कैसी होती है? उसने कहा उस यक्षिणी की सबसे खास बात यही है कि वो कर्ण पिशाचनी से ज्यादा सुंदर होती है। सुंदर नहीं, उसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव कहूं मैं, और भी इधर दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता था बट मैं नहीं करूंगा। उसने कहा वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। एक बार को अगर वो और कर्ण पिशाचनी सामने आमने सामने हो तो कर्ण पिशाचनी उसके सामने एक मामूली सी लड़की लगे। वो इतनी सुंदर है, उसकी चमक इतनी ज्यादा अच्छी है। उसने कहा अच्छा, और वो फिजिकल नीड्स को पूरा करती है? उसने कहा सबसे अच्छी तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और उसकी खास बात ये है कि वो लस्टफुल होती है। तो ये बात है। उसने कहा ठीक है, मैं ना उस यक्षिणी को बुलाऊंगा। उसने कहा हाँ बुला लियो कोई बात नहीं, लेकिन पहले तू कर्ण पिशाचनी की साधना कंप्लीट कर ले। उसने कहा हाँ मैं कंप्लीट कर लूंगा, तू एटलीस्ट मुझे मंत्र वगैरह तो बता दे ताकि मैं प्रिपरेशन में लग जाऊं। उसको थोड़ा डाउट तो हुआ नितिन को कि ये जल्दबाजी कर रहा है, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। उसने कहा पक्का ना, 11 दिन के बाद ही करेगा ना? उसने कहा विश्वास नहीं क्या तुझे? मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे को जबान दी, तेरे को विश्वास नहीं? उसने कहा ठीक है, मैं बता देता हूं, लेकिन तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू अभी मदाना यक्षिणी की यहाँ पे साधना नहीं करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम शायद तुझे हो सकती है। क्योंकि ये जो साधना है ये काफी कम लोग करते हैं, और इसका उपाय अगर बिगड़ जाए तो इसका उपाय जो है वो काफी कम लोगों पे है। तो पक्का ना, गड़बड़ तो नहीं करेगा? उसने कहा कह तो दिया, कितनी बार सुनेगा, तू बता आगे क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है। उसने उसे एक मंत्र बताया। अब वो गुरु कौन था इसका पता आज तक नहीं चला, नितिन का गुरु जो था, क्योंकि ध्रुव कभी फेस टू फेस मिला नहीं था उनसे। मंत्र उसने बता दिया और उसने ये कहा कि ये यक्षिणी की जो साधना है इसके 1.25 लाख मंत्र एक सिटिंग में पूरे करने हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। कहां वो बेचारा 1 लाख मंत्र 11 दिन में पढ़ने की बात को लेकर के ही टेंशन में था,
यहां पे उसे 1.25 लाख मंत्र एक सिटिंग में पूरे करने हैं। उसको थोड़ी टेंशन तो हुई, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त पे आप समझ सकते क्या घूम रहा था। और बहुत तारीफ कर चुका था नितिन कि वो बहुत सेंसुअल होती है, वो बहुत बोल्ड होती है और वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव नॉट इन द वे ब्यूटीफुली अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन द वे कि काफी लस्टफुल होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कई लोग ऐसे होते हैं जो खूबसूरत होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा सेंसुअल होते हैं। तो वो कुछ इस किस्म की होती है। वेयर एज इधर जो कर्ण पिशाचनी होती है वो दोनों इनका मिक्सचर होती है, बोल्ड भी होगी एंड ब्यूटीफुल भी, बट वो बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो यही बात थी। एंड लस्ट जो है वो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो ये बात थी। तो उसने कहा ठीक है, मैं 1.25 लाख मंत्र कर लूंगा। इसी के साथ में उसने और भी इसका प्रोसेस पढ़ा कि इसके लिए आपको बेसिकली यहां पर एक पीपल के पत्तों से घेरा बनाना है। सूखे पीपल के पत्ते होने चाहिए, वो 21 पीपल के पत्ते टोटल 21। इसी के साथ में गाय का कच्चा दूध होना चाहिए जिससे उसके ऊपर छिड़काव किया जाए। आपको यहां पर एक बार नहा लेना है और इसके बाद में आपको सफेद कपड़े यहां पर पहनने हैं। एक टीका लगाना है आपको, बेसिकली लाल रंग का टीका लगाना है यहाँ पे। और उसके बाद में आपको उस साधना में यहां पर लीन हो जाना है। और इसी के साथ में जब आप ये साधना करेंगे, बहुत बार आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि आपको ये साधना छोड़ देनी है एंड आपको किसी भी औरत के साथ में, अगर लड़की कर रही है तो किसी भी लड़के के साथ में या फिजिकल एक कांटेक्ट बनाना है। ऐसी फीलिंग आती है, ये जो मैंने पढ़ा है बेसिकली और जो यहाँ पे मेंशन भी किया गया, ऐसी फीलिंग आती है और आपको वो कंट्रोल करनी है, वो अर्ज आपको कंट्रोल करनी है। जैसे अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी देखी हो तो उसके अंदर पंकज त्रिपाठी ने क्या बात बोली थी कि वो लड़की जो है ओ स्त्री कल आना 3 बार बोलेगी और तीसरी बारी में कोई भी ऐसा मर्द नहीं हुआ जो पीछे पलटकर ना देखे, क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव वे में, इतने सेंसुअल वे में ये बात बोलती है। तो कुछ इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि आप उस साधना को करने बैठ तो जाओगे लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे, और अगर कर लिया तो मदान यक्षिणी आपकी। इसी के साथ में उसके और भी गुण होते हैं। कहा जाता है कि वो फॉर्च्यून को काफी अच्छा कर देती है और उसे गुस्सा बहुत आता है, वो बहुत गुस्सैल होती है। अगर उसकी बात को ना माना जाए तो वो यहां पर आपका जीना दुश्वार कर दे। वो वहां बैठ गया। आज उसने सोचा मैं कर्ण पिशाचनी की साधना तो नहीं करूंगा, मैं अब मदाना यक्षिणी को बुलाऊंगा। और क्या ही हो जाएगा, कर्ण पिशाचनी क्या कर लेगी, 1-2 दिन ही तो किया है और आई तो अब तक है नहीं, कुछ मालूम तो चला नहीं, बस वो आंखें एक बार दिखाई दी थी। उसको होश नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। आज वो बैठा, साधना करने बैठा होगा, मुश्किल से मुश्किल उसने 3 मंत्र पढ़े, सिर्फ 3 मंत्र। 3 मंत्रों के बाद में उसे किसी के घुंघरुओं की आवाज यहां पे सुनाई दी अपने कमरे में। उसने आंखें नहीं खोली। उसके बाद में उसको अपने कंधे पर एक हाथ फील हुआ और वो हाथ जो था बेसिकली उसके कंधे को दबा रहा था। अब अगर कोई किसी को यहाँ पे अप्रोच करता है तो किस तरीके से अप्रोच करता है, उसी तरीके से वो कंधा दबा करके जो भी वो चीज थी वो अप्रोच कर रही थी। उसके कान पे, उसकी गर्दन पे वो हाथ इधर उधर जा रहे थे और उसका ध्यान साधना से निकल करके कहीं और ही जा रहा था। बट फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड वो यही सोच रहा था कि मुझे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना। कि इतने में उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आंखें खोल लो, तुमने मुझे हासिल कर लिया, मैं अब तुम्हारी हूं। ये बात नितिन ने उसे नहीं बताई थी। नितिन ने बस उसको ऊपर से बात बताई थी, क्योंकि मदाना यक्षिणी को कोई यहां पर प्राप्त करना नहीं चाहता, कोई भी उसको बुलाता नहीं है। लोग कर्ण पिशाचनी के बारे में जानते हैं, जैसा मैंने बताया कि आप लोग भी कर्ण पिशाचनी के बारे में ही जानते हैं या 1-2 और यक्षिणियों के बारे में, तो बस उन्हीं को लोग बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाते। तो उसने आंख खोली, आंख खोल करके उसने देखा एक लड़की, बहुत गोरी चिट्टी, इसी के साथ में बहुत लंबे सुनहरे बाल, उसके ट्रेडिशनल सी उसकी कुछ ड्रेस थी और उसकी जो बॉडी की जो बनावट थी वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। वो उसके सामने खड़ी थी
उसको देख करके मुस्कुरा रही थी और उसके आसपास एक ऑरा बना हुआ था। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान की जो मूर्ति वगैरह होती है तो उनके पीछे से एक रोशनी टाइप दिखाते हैं ना, वो मतलब गोल सी रोशनी दिखाते हैं, कुछ इस किस्म से एक ग्लो था, ग्लो कहूं तो ज्यादा से, एक ग्लो दिखाई दे रहा था उसके आसपास, और वो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थी। जैसे ध्रुव ने ये चीज देखी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब सीन चल क्या रहा है। ये सारी बातें उसने रहीम चाचा को बताई थी। तो वो आई और उसने कहा, तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। उसने कहा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं वही हूं जिसकी तुमने साधना की। तो वो समझ चुका था कि ये मदाना यक्षिणी है, लेकिन मंत्र तो 1.25 लाख थे, ये 3 में कैसे आ गई? 3 ही तो मंत्र पड़े थे, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट सारे हुए थे उसको। इसी बीच उसको हासिल कैसे किया उसने? वो इसी उधेड़ बुन में लगा था कि वो आई और उसने एक फूलों की माला उसकी गर्दन में डाल दी और एक और फूलों की माला लेके आई और कहा, तुम मेरी गर्दन में डालो। उसने भी डाली। उसने कहा, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी, और मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें एक सौदा मेरे साथ करना होगा। उसने कहा, कैसा सौदा? तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा मेरे साथ करना होगा, और मैं जब भी चाहूं तो तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल पा सकूं, ये हुक्म भी तुम्हें मुझे देना होगा। तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी आत्मा पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। अगर मंजूर है तो ही हां करना। उसने हां कर दी। अब कर्ण पिशाचनी हो चाहे मदाना यक्षिणी या कोई भी, इनकी बातों में फंसना नहीं होता। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको मालूम होगा, मैंने ये बातें बहुत डिटेल में बताई हैं पहले। वो फंस गया था और नितिन को भी इसके बारे में कुछ पता था नहीं। वो फंस गया और उसके बाद में वही हुआ जो होना चाहिए था। उसका उसके साथ में एक फिजिकल कांटेक्ट हो गया। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है। यहां पर स्टोरी के हिसाब से ये चीज बताई गई है कि जो मदाना यक्षिणी है वो भी कान में रहती है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो डिफरेंट है। वो कान में नहीं रहती, वो असल में दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ सुनाई देती है, और बेसिकली वो कान में तो रिजाइड नहीं करते। यही कहा जाता है कि जो मदाना यक्षिणी है वो भी कान में रहती है और कर्ण पिशाचिनी भी। तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल में दिक्कत है क्या। उसने उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाया, वो बहुत खुश, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती यहां पे कर दी है। उसी के कुछ 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक चला। इसके बाद में उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसके कान में बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई सीटी मार रहा है उसके कान के अंदर। अपने आप को थप्पड़ मारता, अपने बालों को नोचता, इधर उधर भागता। ये रहीम चाचा ने देखा था। रहीम चाचा को बस यहीं तक की स्टोरी पता थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं देखता था वो भागता था, चीखता था, चिल्लाता था। नितिन जो था वो चला गया था, क्योंकि नितिन ने यही कहा था कि मैं अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं करूंगा, मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, और वो चला गया। वो बेसिकली बिहार चला गया था वापस। वो कहाँ रहता था बिहार में, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या था, किसी को नहीं पता। शायद उसने अपना नंबर वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर लिया था, या कह सकते हैं कि उसने जब इसकी ये हालत देखी तो वो भाग निकला, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे शायद वो भी जिम्मेदार तो था ही। वो भाग गया। इस लड़के की तबीयत यहाँ पे खराब होती गई, लगातार खराब होती रही। ये लड़का अपने पेट को पकड़ करके रोता रहता, लगातार रोता रहता, और ये कहता कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो। और जब ये जाने की कोशिश करता तो लोग देखते कि वापस भाग के अंदर आ जाता, अपने कमरे में वापस आ जाता, बाथरूम में नहीं जाता। जब तक इसका ब्लैडर फटने को ना हो जाता ना, तब तक ये वहां पे जाके यूरिनेट नहीं करता था। इतनी बुरी हालत इसकी हो चुकी थी। कॉलेज से उसके पेरेंट्स उसको लेकर के गए तो रहीम चाचा ने कहा कि बेटा बस सुनने में है। वहां पे वो चिल्लाता रहता था, मुझे माफ कर दो, मैं साधना को पूरा कर लूंगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाने दो, ये वो सब बोलता रहता था। उसको लगता था कि उसने कर्ण पिशाचिनी की साधना को इधर अधूरा छोड़ा है, तो वो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और कभी कभी उसको लगता था कि मदाना यक्षिणी की जो साधना है वो अधूरी रह गई। उसको लगता था कि ये दोनों ही जो यक्षिणियां हैं ये उसको परेशान कर रही हैं। वो कमरे में भागा करता था, इधर की उधर चीखता था, चिल्लाता था, अपने आप को मारता था, अपने सर को यहाँ फोड़ लिया करता था,
चोटें वगैरह बहुत आ गई थी। तो उसके पेरेंट्स ने वही किया जो किया जाना चाहिए था, उसको बहुत से मंदिरों में, बहुत से मज़ारों में दिखाया, लेकिन सभी लोगों ने ये बात बोल दी हम इसकी मदद नहीं कर सकते। यही मजबूरी थी जिसके चलते इसको यहाँ पे डाला गया। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में इसको कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना 3 पार्ट में बनती तो ज़्यादा सही रहता, बट मैंने फिर भी सोचा कि एक पार्ट में फटाफट इसको मैं ख़त्म करूँगा, देखता हूँ कितनी जल्दी ये ख़त्म होती है। तो उसके बाद में बस यही सब कुछ हुआ। तो वो समझ चुका था कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर मैंने इस लड़के को ठीक नहीं करवाया, आकाश ने ये बात सोची, तो ये बहुत तड़प के मरेगा, क्योंकि उसने ये बात बोल दी थी कि वो चाहे तो मुझे आज ही खत्म कर सकती है, लेकिन वो मुझे यहां पर तड़पा तड़पा के मारेगी। और वो यही कहती है कि तूने मुझे यहां पर स्वीकार करके सबसे बड़ी गलती करी। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। उसने रहीम चाचा से ही पूछा, चाचा कोई है यहाँ पर जो मदद कर सके? उसने कहा भाई यहाँ पे तो कोई नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसकी मदद तो करूँगा, देखता हूँ मैं कहाँ जा सकता हूँ। वो यहाँ पर उत्तराखंड चला गया, उसको मालूम था उत्तराखंड में कुछ हो सकता है, और उत्तराखंड में भी गया वो। तो यहाँ पे किसी ने कहा कि भाई केदारनाथ चले जाओ, वहाँ पर कोई तुम्हें मिल सकता है जो मदद कर दे। केदारनाथ में वो गया तो वहाँ पे बहुत से साधुओं से उसने बात करी। तो एक साधु ने उसको कहा कि एक बहुत प्राचीन बाबा रहते हैं यहाँ पे जो इसका हल जानते हैं, उनसे बात करो। उनके पास में वो गया और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा ने कहा बेटा ये बेसिकली जो बात है ये मदाना यक्षिणी की है ही नहीं। मदाना यक्षिणी आई ही नहीं थी, असल में कर्ण पिशाचनी ही आई थी, और कर्ण पिशाचनी आकर के उसके पास में बसी हुई है। मदाना यक्षिणी भी है लेकिन वो इतनी पावरफुल अभी नहीं हो पाई, वो कर्ण पिशाचनी ही है। और जब भी उसको निकालने की बात की जाती है तो वो यहाँ पर धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे निकाला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो उन्होंने कहा बाबा अब इसका क्या किया जाए? उसने कहा देखो, अगर मैं कर्ण पिशाचनी को निकालने की कोशिश करूंगा तो मदाना यक्षिणी उसके ऊपर हावी हो जाएगी, और मदाना यक्षिणी तो वैसे हावी है ही नहीं, तो कर्ण पिशाचनी वैसे ही हावी है उसके ऊपर। तो इधर बेटा एक चीज है जिसके चलते ये दोनों यक्षिणियां निकल सकती हैं। उसने कहा क्या? उसने कहा ये उस लड़के पे हमें रति प्रिया यक्षिणी को छोड़ना होगा, और रति प्रिया यक्षिणी जो है वो उसको ठीक कर देगी, क्योंकि रति प्रिया यक्षिणी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मैंने बताया था ना 36 टाइप की यक्षिणियां, उनमें कर्ण पिशाचनी है जरूर बट वो मोस्ट पावरफुल नहीं है। मदाना यक्षिणी मोस्ट पावरफुल नहीं है। रति प्रिया यक्षिणी बहुत पवित्र होती है, और जो उसको पाता है वो कभी भी उसके साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता, क्योंकि वो ऐसी है ही नहीं। वो सिर्फ आपको एक विस्डम दे सकती है, एक सच्चा दिमाग, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छी हेल्थ, इसी के साथ में एक सही सोचने की शक्ति। अब ये जितनी भी यक्षिणियां हैं, कर्ण पिशाचनी हो गई या मदाना यक्षिणी, इनको याद लोग इसलिए तो करते हैं क्योंकि ये अपने फिजिकल डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग रति प्रिया को यहाँ पर बुलाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा मन, एक अच्छा दिमाग पाते हैं। तो उसने कहा बेटा यही बात है, और वो पावरफुल है, उनके सामने ये दोनों यक्षिणियां कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आकाश सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स पे गया और उन्हें बताया कि ये बाबा हैं, ये ठीक कर देंगे। वो तो चाहते ही थे कि किसी भी तरीके से उनका लड़का ठीक हो जाए। उन्होंने कहा बाबा कर दीजिए, बहुत धन्यवाद आप अगर ऐसा कर दे तो उन्होंने कहा उस लड़के को पहले तो मेंटल हॉस्पिटल से तुम डिस्चार्ज करवा के यहाँ लाओ, क्योंकि वहाँ तो ये सब कुछ होगा नहीं। उसने कहा ठीक है। वो लोग डिस्चार्ज करवा करके लाए और घर पे उसको रख दिया। अब उस लड़के ने जैसे उस बाबा को देखा वो गाली बकने लगा, बहुत गंदी गंदी, चला जा तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट बाबा जानते थे ये कुछ नहीं करेगा। बाबा ने कहा ये लड़का इस होशो हवास में है ही नहीं कि ये रति प्रिया यक्षिणी को यहाँ हासिल कर सके, और हर किसी के बस की बात ये है भी नहीं। मुझे यहाँ पर ये यक्षिणी इसके अंदर ट्रांसफर करनी होगी। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज फिल्मी लग रही होगी आपको, बट लोग ऐसा कहते हैं
कि यक्षिणी जो होती है इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है पर्सन टू पर्सन। अगर ये बहुत वक्त से आपके साथ में है और अगर आपने इनका ट्रस्ट जीत लिया है तो आप इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने बहुत से यहाँ पे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, पता नहीं ये लोग कितने सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो उन्होंने यही बात बोली, उस लड़के को उन्होंने वहां पे बिठाया, नॉर्मल सा उन्होंने बस हवन कुंड वहां पे रखा, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं कि ये लेकर के आओ वो लेकर के आओ, इस काले जादू को करो उस काले जादू को करो, नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने उस लड़के को बिठाया, एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया और इसके अंदर एक हवन कुंड, वो उस लड़के को उन्होंने बिठाया और कहा ये लड़का यहां से भागेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अब तक वो लड़का जो चीख चिल्ला रहा था वो चुपचाप बैठ गया, न जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता, बिल्कुल चुपचाप वो लड़का बैठ गया। उसके बाद में बाबा आए और उन्होंने 2 उंगली उसके माथे पर यहां रखी और उसके माथे को ऐसे ऐसे करके दबाया, बहुत तेज दबाया, तो वो चीखने लगा, बहुत तेज तेज चीखने लगा। जैसे ही उंगली हटाई उसकी बॉडी कांपने लगी और कांपते कांपते वो गिर गया और गिरने के बाद में उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगे, बहुत तेज तेज कांपने लगे। अपनी माँ को देखकर कह रहा मम्मी बचा लो, ये मुझे मार देगा, ये कर देगा। वो अंदर आने को हुई तो सही, बट बाबा ने कहा चुपचाप वहीं खड़ी रहो, कोई अंदर नहीं आएगा, ये जो भी है ये अपने आप चली जाएगी। कुछ 5 मिनट तक वो लड़का तड़पा। उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उस लड़के का जो कान है यहां पर बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ मोटा सा बन गया, जैसे कह सकते हैं कि एक फोड़ा टाइप का जो होता है ना वो इधर हो गया और उसके कान से कुछ काली सी चीज, 2 काली चीजें बाहर निकली हैं, ये उन्होंने देखा। और वो जो आज भी जो निशान है ना वो उसके कान पे आज भी मौजूद है, वो चीज निकली। और उसके बाद में कुछ 2 दिन तक उस लड़के को सुनाई भी नहीं दिया, उस कान से वो सुन नहीं पाता था, लेकिन वो जो भी चीज थी वो उसके शरीर से जा चुकी थी। बाबा ने कहा ये काम रतिप्रिया यक्षिणी ने ही किया है और ये इसके शरीर में है, क्योंकि जब वो यक्षिणी उसके पास में आई थी उसके बाद में रतिप्रिया आई थी, जब से यकीन मानो उस लड़के की सोचने समझने की शक्ति बहुत चेंज हो गई थी। वो लड़का बहुत खुश रहने लगा। 1-2 दिन की बात थी, बाबा ने कहा था कि मुश्किल से मुश्किल 7 दिन तक ये यक्षिणी को मैं इसके पास रखूंगा, 7 दिन के बाद मैं वापस लूंगा इससे, क्योंकि जो इधर यक्षिणी को ट्रांसफर करता है वो उसी आदमी की मर्जी से वापस ले सकता है। अब वो आदमी चाहे तो बुला नहीं सकता वापस, अगर दूसरा आदमी देना चाहेगा तभी वो उस यक्षिणी को वापस दे सकता है। तो उन्होंने यही बात बोली, उन्होंने कहा 1 हफ्ते तक इसके साथ रहेगी और इसके सोचने समझने की शक्ति अपने आप चेंज हो जाएगी। वो बहुत खुश रहता था, ठीक वो हो चुका था, सब कुछ सही था। 1 हफ्ते के बाद में बाबा ने उसको कहा कि बेटा अब तुम ये यक्षिणी मुझे वापस कर दो, रतिप्रिया यक्षिणी तुम्हें देनी होगी। वो देना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसको बहुत अच्छा फील होता था और उसने यही सोचा कि मैं वापस नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी बाबा ने उसको कहा कि तुम्हें इसको दे देना चाहिए क्योंकि अभी तुम इतने काबिल नहीं हो कि इसे हैंडल कर सको, तो तुम्हें वापस देनी चाहिए। तो उसने अपनी मर्जी से वो यक्षिणी वापस दी। उसका भी एक मंत्र होता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, और कुछ पूजा पाठ होती है। उसके बाद में वो यक्षिणी यहाँ पर बाबा पे वापस आ गई, तो उसकी जो सोचने समझने की शक्ति थी वो वापस नॉर्मल हो चुकी थी। और उसने यही कहा कि मैं इस यक्षिणी को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत खुश था और उसको यही लग रहा था कि मैं इसको हासिल करूंगा। बाबा ने कहा अभी तुम रुक जाओ, कुछ साल रुक जाओ, उसके बाद में मैं तुम्हें इसकी साधना बता दूंगा और ये साधना तुम्हें यहाँ नहीं करनी होगी, तुम्हें मेरे साथ आकर के मेरे गुरुकुल में मेरी निगरानी में करनी होगी, अगर तुम पाना चाहते हो तो। वो चाहता तो था लेकिन घर वालों ने कह दिया नहीं अब बहुत हो गया, अब ये सब चीज़ें नहीं, अब इन सब चीज़ों के इस चक्कर में नहीं फंसेगा। बस वो दिन था और आज का दिन है। तब से उसने कभी भी इन सब चीजों को बुलाने के बारे में नहीं सोचा और वो आज भी नितिन का पता ढूंढ रहा है कि नितिन आखिर कहां गया। नितिन का जो बिहार वाला घर था वहां पे वो मौजूद ही नहीं है, उसके पेरेंट्स कहां रहते हैं कहां नहीं रहते किसी को नहीं पता। वो लड़का गायब हो गया और कहां चला गया किसी को कुछ नहीं पता। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था यहाँ पर इन तीनों यक्षिणियों का, किस तरीके से एक इंसान ने अपनी बेवकूफ़ी के चलते अपनी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर लिया। और अगर सही मौके पे आकाश ना आता ना तो वो लड़का तड़प तड़प के मर जाता।
उसकी तबीयत मेंटल हॉस्पिटल में ठीक जरूर हो रही थी, लेकिन कभी कभार उसको ऐसे दौरे पड़ते थे कि अच्छी से अच्छी दवाइयां, अच्छे से अच्छे शॉक ट्रीटमेंट्स भी उस पर काम नहीं करते थे। और जब वो दौरे पड़ते थे ना उसे, तो उसकी हालत जितनी सुधरी होती थी उससे ज्यादा बिगड़ जाती थी। तो ये तो बात पक्की थी कि वो मर जरूर जाता। अब कितने वक्त में, इसका जवाब किसी पे नहीं। बाकी मैं यही बोलूंगा कि कभी भी इन चीजों को मत करना। कोई भी कहे ना कि ये कर लो वो कर लो, मत करना। इनसे ज्यादा भयानक चीजें कुछ नहीं होती। जिस चीज के बारे में ना पता होना, और पता भी हो तो भी क्यों करना, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैटीरियलिस्टिक चीजें हैं, मैटीरियलिस्टिक सुकून दे सकती हैं बस। इन सब चीजों को जो भी लोग करते हैं, मैंने उन्हें कभी खुश तो नहीं देखा, उन्हें दुखी ही देखा है। तो इन्हें मत करो, ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। बस यही कहना था। बाकी यही थी पूरी की पूरी कहानी। मैं इसको जितना शॉर्ट कर सकता था मैंने किया। एक ही वीडियो मैं इसकी बना रहा हूँ और उसमें इसको एंड कर रहा हूँ। अब देखता हूँ इसका रिजल्ट कैसा रहता है। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो, वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजे तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको, तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम मुझे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था। अब मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।